आप सबका स्वागत है बैंक के साथ यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे वीकली करंट अफेयर्स फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर का। और इधर जो भी आपको करंट अफेयर्स मिलने वाला है वो 1 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक जो भी कंपाइलेशन है वो एक साथ पहले से बढ़ता है। तो पहला न्यूज़ आ रहा है, जो भी नेशनल न्यूज़ है वो कवर करते हैं। पहले तो ये आ रहा है नेशनल यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में अगर पढ़े तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक तरह कंबाइनेशन है जो भी नेशनल पेंशन स्कीम है और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, ये दोनों का, ठीक है, ये दोनों को मिला के जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है बनाया गया। अभी जो एनपीएस है इसके बारे में कुछ पढ़े तो न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत बोला गया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इसमें पहले तो 10% था, 10% से बढ़ा के फिर 40% कर दिया गया था, और अब जो है कर दिया गया 18.5% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपना कंट्रीब्यूशन करेगा। तो हम यूपीएस की बात करते हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो ये इफेक्ट होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 से, और इसकी जो भी बेनिफिट्स है जैसे न्यू पेंशन की बेनिफिट या तो ओल्ड पेंशन की बेनिफिट, दोनों की पेंशन की बेनिफिट ले पाएंगे जो भी पर्सन यूपीएस लेगा। तो ये उन्हीं पर्सन को बेनिफिट मिल पाएगा जो भी रिटायर होंगे 31 मार्च 2025 से पहले या तो इस डेट तक। तो ये डेडलाइन सेट कर दिया गया, तो इस डेट तक जो भी रिटायर होंगे वो जो है लाभ ले सकते हैं यूपीएस का। अब एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इधर, वो है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट पहली स्टेट ऐसी बनी है जो इम्प्लीमेंट कर रही है यूपीएस को, और वो मार्च 2025 के लिए वेट ही नहीं किया इन्होंने जो है मार्च 2024 में ही, मतलब इसी साल में मार्च के महीने में ही इन्होंने यूपीएस इम्प्लीमेंट भी कर दिया। ठीक है, अपने स्टेट में जो स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज होंगे महाराष्ट्र के, तो वो जो है ये यूपीएस का लाभ ले पाएंगे। इसके बाद कुछ की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। तो की पॉइंट्स में अगर देखोगे तो आपको मिलेगा कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है ये यूपीएस का लाभ ले पाएंगे, और इसके लिए जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है इनको मिनिमम जो है 25 साल तो सर्व करना ही पड़ेगा। और उसके बाद जो है जो भी उनका लास्ट पेमेंट रहेगा, लास्ट जो सैलरी ड्रॉन करेंगे उसका जो है 50% जो है उनको सैलरी मिलेगी। अब इन केस मान लो कि कोई बंदा जो है 25 साल तक सर्व नहीं किया और उसने सिर्फ 10 साल से ज़्यादा या तो 25 साल से कम जो है सर्व किया, तो 10 साल से ज़्यादा और 25 साल से कम जो सर्व करेगा उसकी जो है कम से कम मिनिमम पेंशन उसको 10,000 रुपये तो मिलेगा ही, ऐसा कुछ कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर दिस यूपीएस स्कीम। और अगर मान लीजिए कि जो पर्सन को पेंशन मिल रहा था वो किसी कारण की वजह से डेथ होगी उसकी, तो उस केस में जो फैमिली पेंशन जो फैमिली को मिलेगा वो 60% मिलेगा ऑफ दी जो पेंशन अमाउंट रहेगा उस एम्प्लॉय का। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो डिटेल है ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में देकर रखा हुआ है, और उसको मैंने आपको किस फॉर्म में देने की कोशिश की है माइंड मैपिंग में। तो अब थोड़ा हम ये हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, क्या है ये यूपीएस, क्या है ये एनपीएस, और कौन कौन सी कमेटी ने ये सब रिकमेंडेशन दी। तो यूपीएस की बात करें तो यूपीएस को जो है 2023 में अप्रैल के महीने में ही जो रिकमेंडेशन दी गई थी वो टीवी सोमनाथन जी के द्वारा दी गई थी। तो एक कमेटी फॉर्म की थी जिसको हेड कर रहे थे टीवी सोमनाथन जी, तो इन्होंने जो है इसके बारे में रिकमेंडेशन दी थी, और गवर्नमेंट ने 2024 आते आते इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके बाद एनपीएस की बात करें तो एनपीएस जो है 1 जनवरी 2004 में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था बाई अटल बिहारी वाजपेयी की जो गवर्नमेंट थी उसके द्वारा, और उन्होंने जो है ओल्ड पेंशन को रिप्लेस कर दिया था। मतलब कि ओल्ड पेंशन स्कीम 1 जनवरी 2004 के बाद पूरा पूरा रिप्लेस हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। तो नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा लोगों को, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है इन्होंने इनोग्रेट किया है 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग रेंज, और ये किया गया है एमपी में था, ग्वालियर में इसको जो है इनोग्रेट किया गया है। तो अगर मैंने भी एमसीक्यू में पूछा गया था जो डेली हम एमसीक्यूज करते हैं, तो उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था ये वाला, तो इसमें ज़्यादा लोगों का आंसर था कि इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स है, लेकिन आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये शूटिंग रेंज जरूर लॉन्च किया गया है, लेकिन ये स्पोर्ट्स से नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से नहीं, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है। तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्च क्यों किया गया, ये लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च करने का सबसे बड़ा कारण है अभी जो मनु बेकर जी ने 2 मेडल जीते थे ओलंपिक में, जो पेरिस ओलंपिक जो हो रहा था उनके ऊपर जो है ये शूटिंग रेंज बनाया गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है और याद रखना है एक एक चीज़। इसके बाद बात करते हैं, इंडिया जो है हैंड ओवर कर रहा है फर्स्ट पेमेंट टू श्रीलंका फॉर पावर प्रोजेक्ट्स, और ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है वो होने वाला है कुछ 11 मिलियन US डॉलर का। और इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे इंडिया के हाई कमिश्नर संतोष झा। तो संतोष झा जी ने जो है ये पहला पेमेंट दिया गया है श्रीलंका को, और ये श्रीलंका के 3 आइलैंड को दिया गया है। अब वो 3 आइलैंड के नाम यहाँ से देख सकते हो, ये आपको 3 आइलैंड के नाम बहुत अच्छे से याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है।
नेक्स्ट चलते हैं, एक तरह का लॉन्चेस है जो कि लॉन्च कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने लॉन्च किया है रिसेट प्रोग्राम। रिसेट प्रोग्राम का मतलब रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम का खास बात क्या है वो समझते हैं। अब कोई भी रिटायर्ड पर्सन हो उसके बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, कोई भी रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन पर्सन हो उसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो डिफरेंट स्किल्स सीखता है अपनी जर्नी में। अब वो कोई भी स्पोर्ट्स ले लो तो वो जो भी उन्होंने सीखा स्किल, वो स्किल जो है जो नए यूथ है उनको सिखाने के लिए ये जो है प्रोग्राम बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें जो एलिजिबल रहेंगे, जो भी रिटायर्ड एथलीट्स हैं वो एलिजिबल होंगे जो 20 से 50 साल के बीच में हैं और उन्होंने कभी नहीं तो कभी इंडिया को रिप्रेजेंट किया हो नेशनल या तो इंटरनेशनल लेवल पे, तभी जो है ये प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हैं। अब ये प्रोग्राम जो है पायलट बेसिस पे चलाया जाएगा, जो ग्वालियर मध्य प्रदेश बेस्ड लक्ष्मी बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है यहाँ पे। तो अभी पायलट बेसिस पे यहाँ पे चला जाएगा और इसके अंतर्गत जो है 2 तरह के आपको लेवल ऑफ ट्रेनिंग मिलने वाला है। इसमें रिसर्च प्रोग्राम में 2 ट्रेनिंग मिलेंगे, एक जो है 11th के नीचे वाले स्टूडेंट के लिए और एक जो है 12th के जो ऊपर वाले स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए। तो ये 2 तरह के जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल निकाले गए अंडर ही रिसर्च प्रोग्राम। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारा, तो नेक्स्ट न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आ रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज की तरफ से कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आते हैं, तो इन्होंने ग्रांट किया नवरत्न स्टेटस। नवरत्न स्टेटस जो है 4 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को दिया गया है। तो आपको इधर से एक चीज़ तो बहुत अच्छे ध्यान आ गई होगी, अगर आप पहले भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो और अगर अब भी आप नहीं भी हो तो आपने अगर थोड़ा भी 1-2 महीने में करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ पता लगेगी कि जो भी नवरत्न स्टेटस है, वीररत्न स्टेटस है या महारत्न स्टेटस है, ये देने का काम जो है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज का रहता है। तो अगर आपसे कभी भी कोई डिपार्टमेंट पूछा गया या तो मिनिस्ट्री पूछेगी तो आपको पता होना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वही जो है ग्रांट करता है ये सारे के सारे स्टेटस। तो हम समझते हैं कि कौन से जो है 4 जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है इनको जो है ये स्टेटस दिया गया है। तो इसमें आपको पहला मिलेगा वो मिलेगा रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसको 22 रत्न बनाया गया है। उसके बाद सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसको 23 रत्न बनाया गया है। उसका नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन जिसको 24 नवरत्न बनाया गया है और सतलुज जल विद्युत निगम जिसको 25 नवरत्न बनाया गया है। ये सारे के सारे नवरत्न में एक बहुत खास बात थी कि ये सारे के सारे नवरत्न जो आते हैं वो मिनी रत्न कैटेगरी 1 के अंतर्गत आते हैं और इनकी जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शेड्यूल ए के अंदर आता है। अभी शेड्यूल ए बी सी डी ये कौन डिसाइड करता है, ये भी जो है पब्लिक डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज डिसाइड करता है। डिफरेंट शेड्यूल्स होता है, जैसे शेड्यूल ए दिया जाता है, शेड्यूल बी दिया जाता है, शेड्यूल सी दिया जाता है, शेड्यूल डी दिया जाता है, इनरिस्पेक्टिव ऑफ कौन से कैटेगरी में है और कौन सा महारत्न है। तो कुछ डिपेंड नहीं करता, वो डिफरेंट महारत्न हो सकता है, वो मिनी रत्न हो सकता है, उसको कैटेगरी शेड्यूल ए के अंदर रखा गया हो, या वो नवरत्न हो सकता है इसको शेड्यूल ए के अंदर रखा गया हो, या महारत्न भी हो सकता है शेड्यूल ए में रखा गया हो। वैसे बी सी कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो 2 कैटेगरी दी जाती है ये 2 कैटेगरी जो है मिनी रत्न बोल दिया जाती है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। तो ये सारी कंपनी जो है आपको कैटेगरी 1 ही मिलेगी। अब इसमें एक खास बात है कि नवरत्न बचने के लिए जो भी कंपनीज होते हैं उनको महारत्न 1 और मिनी रत्न 1 और शेड्यूल ए के अंदर आना होता है। इसी के साथ इनको जो है अपना परफॉर्मेंस जो है एक्सीलेंट या तो वेरी गुड दिखाना पड़ता है कुछ 3 से 5 साल के जो भीतर, ठीक है। तो 3 से 5 साल के भीतर उन्होंने अगर मिनी रत्न स्टेटस और शेड्यूल ए लेने के बाद वेरी गुड परफॉर्मेंस दिखाया तब जाके जो है इनको नवरत्न का स्टेटस मिलता है। तो ये चारों ने ये अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया जिसके से नवरत्न का स्टेटस मिला है। अब बात करते हैं कि पहले कितने नवरत्न थे और अभी कितने नवरत्न हुए। तो पहले जो थे वो 21 नवरत्न थे और अब इसको इंक्रीज करके टोटल 25 नवरत्न हो गए हैं। अब 4 जो मिनी जो है वो तो चले गए हैं यहाँ से कैटेगरी 1 से, या तो मैं बोलूँ मिनी से चले गए। तो अब आपको कमेंट सेक्शन ये बताना कि अब इंडिया में कितने जो है मिनी है, ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो मैं बता रहा हूँ 60 के कुछ है, आप बताना कमेंट सेक्शन में कितना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और बहुत मैंने आपको डिटेल में समझाया भी है। ये आ रहा है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से जो कि अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। तो इन्होंने इशू किया है 6 नए रूल्स। तो 6 नए रूल्स क्या क्या है वो पढ़ लेते हैं, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो 6 नए रूल्स क्या क्या है वो पढ़ लेते हैं। तो ये आ रहा है जो नेशनल स्मॉल सेविंग अकाउंट है इनके लिए, एक पीपीएफ अकाउंट के लिए आ रहा है और स्मॉल सेविंग अकाउंट के लिए आ रहा है। अब नेशनल सेविंग अकाउंट में भी 2 अकाउंट में बांटा गया है। एक तो जो नेशनल सेविंग अकाउंट है वो ओपन किया गया हो बिफोर डीजी ऑर्डर और एक आफ्टर डीजी ऑर्डर। मैं दोनों को एक साथ कर दिया हूँ क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो अगर मान लीजिए कि 2 एनपीएस अकाउंट खोले गए और जो एनपीएस अकाउंट है वो
एक अकाउंट में जो है पैसा ज़्यादा डाला जा रहा है और एक अकाउंट में नहीं डाला जा रहा और उसको ऐसे खोल के रखा हुआ है, तो वो इनरेगुलेटरी, मतलब कि एक अकाउंट जो है बेकार का पड़ा हुआ है, तो उसी को जो है बेकार ना पड़े रहे या तो जो भी इंटरेस्ट है वो उस पर ना लगे, उसी के लिए ये जो है नया रूल लाया गया है। इसके अंदर बोला गया जो पहला अकाउंट रहेगा उसमें जो है करंट जो भी जो करंट जो है NSS का जो इंटरेस्ट रेट लगता है वही लगने वाला है। लेकिन अगर सेकंड अकाउंट की बात करें तो सेकंड अकाउंट में जो भी पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का जो रेट लगता है वो लगने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों जो है डिफरेंट डिफरेंट रेट लगेंगे। और मान लीजिए किसी कारणवश दोनों ने अगर एक्सीड कर दिया, ठीक है, जो भी इनके लिमिट है वो, तो इनको कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। और ये स्टार्ट होगा फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 से। तो 1 अक्टूबर 2024 से ये रूल चालू होने वाला है और उसके बाद जो है इनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हो कि जो ये 2 अकाउंट होने वाले हैं, अकाउंट 1 और अकाउंट 2, इनका जो भी लिमिट है NSS के अंदर का जो भी लिमिट रखी गई है अमाउंट की लिमिट, तो वो डिपॉजिट जो है क्रॉस नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में एक वीडियो या तो मैं बोलूँ कि PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, जितने भी स्मॉल सेविंग अकाउंट्स वाले जो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स रहते हैं उनके बारे में। ठीक है, इनके लिमिट्स कितने, इनमें इंटरेस्ट रेट कितने, वो मैं आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, आगे वाले वीडियो में, या तो जो PDF है वो आपको प्रोवाइड कर दूँगा ग्रुप में। तो इसके साथ ये तो है कि हमारा पहला कैटेगरी, जो 2 कैटेगरी मैंने बात की, एंड 2 NSS अकाउंट जो कि डीजी ऑर्डर के पहले और डीजी ऑर्डर के बाद, मतलब डीजी ऑर्डर मतलब 1982 के पहले और 1982 के बाद जो ऑर्डर आए थे उसकी बात कर रहे हैं। तो दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं और इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता कि कौन सा ऑर्डर था, तो आपको पता होना चाहिए 2 NSS अकाउंट की बात कर रहे हैं। और मान लीजिए किसी वजह से अब 1 2 की जगह तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां ऐसा करके मोर देन 2 अकाउंट्स खोला गया, तो उस केस में कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं पे किया जाएगा। मतलब कि पहले अकाउंट में तो है आपको जो NSS का करंट स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट है वो मिलेगा, दूसरे अकाउंट में जो है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है वो मिलेगा, और तीसरे अकाउंट अगर आपने खोला तो आपको कुछ भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलने वाला। ठीक है, तीसरा खोलो, चौथा खोलो, 5वां खोलो, आपको कुछ भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। इवन जो पिछले अमाउंट है आपको पूरा वो रिफंड हो जाएगा। ऐसा कुछ कहना है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। उसका नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर अकाउंट की बात करें जहाँ पे इनरेगुलेटरी आ रही है वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिनको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया। अगर मान लीजिए कि एक कैटेगरी बनाई है ओपन अंडर द नेम ऑफ माइनर जब था, तो उस केस में अगर अकाउंट खोला गया हो तो उस केस में जो इंटरेस्ट रेट लगने वाला है वो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है वही लगेगा, और ये लगते रहेगा जब तक माइनर जो है 18 साल तक ना हो जाए। और इसका जो भी इंटरेस्ट है वो पे किया जाएगा जब माइनर 18 साल से ज़्यादा हो जाए, तभी जो है पे किया जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। जैसे कि इधर मल्टीपल जो है NSS अकाउंट खोला गया, तो वैसे अगर मल्टीपल PPF अकाउंट खोला गया तो उस केस में क्या होगा, जो प्राइमरी अकाउंट रहेगा, मतलब जो पहला अकाउंट रहेगा उसको जो है नॉर्मल जो इंटरेस्ट रेट है PPF का वही मिलेगा। लेकिन जो सेकेंडरी अकाउंट रहेगा उसको जो प्राइमरी अकाउंट है उसके साथ मर्ज किया जाएगा, और उसको जो है उसी की बेसिस पे जो उसका एनुअल लिमिट है, इन्वेस्टमेंट लिमिट है, उसकी बेसिस पे जाया जाएगा, और जो इंटरेस्ट रेट है वो प्राइमरी अकाउंट के हिसाब से ही मिलने वाला है। इसके बाद बात करें NRI एक्सटेंशन ऑफ PPF, तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है वो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की तरह ही मिलेगा, और ये जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो अंटिल 30 सितंबर 2024 तक ही मिलने वाला है। मतलब ये जो है कैटेगरी अब ये एंड होने वाली है। उसके बाद बात करें स्मॉल सेविंग अकाउंट, इसको भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक जो माइनर कैटेगरी में बांटा गया है जिसमें जो भी सिंपल इंटरेस्ट है उसी बेसिस पे मिलेगा, और दूसरा जो है बांटा गया कि अगर कभी गार्जियन ग्रैंड पेरेंट्स है इसको ओपन किया जाता है इंस्टेड ऑफ गार्जियन, तो उस केस में जो पैसा है वो जो भी लीगल गार्जियन है उनके पास ट्रांसफ़र किया जाएगा, या तो जो नेचुरल गार्जियन है, नेचुरल पेरेंट है, उनके पास जो है इंटरेस्ट है वो पहुँचाया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा रिव्यूज था जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 7 मेजर स्कीम जो है फार्मर्स के लिए जो है कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं। तो 7 स्कीम्स पढ़ लेते हैं, लेकिन ये स्कीम्स आपको माइंड मैपिंग से नहीं बल्कि टेबलर फॉर्म में मिलेगा, बिकॉज माइंड मैपिंग में आपको समझ नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको टेबलर फॉर्म में दिया। अब इसकी बात करें तो इसमें जो टोटल बजट तो रखी गई है वो 14,000 करोड़ रुपये के आसपास रखी गई है, जिसमें आपको पहला स्कीम जो मिलेगा वो मिलेगा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, जिसके अंदर 2,2800 करोड़ रुपये के आसपास रखा गया है, और ये काम करेगा जो भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है एग्रीकल्चर सेक्टर का, तो उसको अच्छा करने के लिए काम करेगा। उसका नेक्स्ट स्कीम चलते हैं, वो है क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। इसके लिए जो बजट रखी गई है वो 4,000 करोड़ के आसपास रखी गई है, और ये नेशनल फूड सिक्योरिटी के लिए काम करेगा। इसका बात करें सस्टेनेबल लिवलीहुड हेल्थ एंड प्रोडक्शन, इसके लिए जो है 1,700 करोड़ रुपये के आसपास रखी गई है, और ये डेयरी और लाइफ स्टॉक और जो फार्मर सेक्टिंग में रहती है उसको जो है बढ़ावा देने का काम करेगा।
उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, इसमें जो है 860 करोड़ रुपये दिए जाएंगे और ये इंक्रीज़ करेगा कल्चर ऑफ डिफरेंट रेंज ऑफ हॉर्टिकल्चर को। उसके नेक्स्ट आप देख सकते हो ये कृषि के विज्ञान केंद्र जो रहता है उसको बूस्ट करने के लिए 1200 करोड़ रुपये देने की बात करें गवर्नमेंट। और उसके बाद जो भी नेक्स्ट जनरेशन एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए 2200 करोड़ रुपये के आसपास देने की बात कर रहा है। उसका यूटिलाइजेशन ऑफ सेंसिंग टेक्नोलॉजी और ये देने का काम करेगा नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत, इनको कुछ 1100 करोड़ रुपये के आसपास देने के लिए बात करें कैबिनेट। तो आपको ये सिर्फ ये सारे के सारे चीज़ जो है पूरे डिटेल में जो है आपको वैल्यू भी याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली आपको वैल्यू भी पूछ लिया जाता है, तो आपको वैल्यू भी सारा का सारा याद रखना है। ठीक है, मुश्किल है याद रखना, मैं मानता हूँ। एज अ एस्पिरेंट मैं भी आपकी तरह का भी एस्पिरेंट था, तो तब मुश्किल होता था पढ़ने के लिए, लेकिन आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये याद करना ही पड़ेगा एग्जाम के लिए। उसके बाद बात करते हैं कैबिनेट अप्रूवल्स की। तो कैबिनेट अप्रूवल्स जो किए गए हैं, 5th सेमीकंडक्टर यूनिट जो है इंडिया में सेटअप किए गए हैं और इससे पहले जो है 4 जो सेटअप हो चुके हैं। तो ये 5th जो होने वाला है वो गुजरात में होने वाला है और इसके लिए जो कैबिनेट ने जो बजट रखी गई है वो 3300 करोड़ रुपये रखी गई है। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगा कि जो 4 थे आपको वो भी प्रोवाइड कर दूँ कि कौन से जो है 4 सेमीकंडक्टर यूनिट जो है बनाए गए हैं। ठीक है, इसी PDF में जो अपडेट कर दूँगा। ठीक है, तो आपको वही समझ में हेल्प होगी कि कौन से 4 जो थे और बनाए गए हैं सेमीकंडक्टर यूनिट। नेक्स्ट और कुछ कैबिनेट अप्रूवल्स पढ़ते हैं जो अदर देन दिस है, तो वो मिलेगा विज्ञान धारा स्कीम। विज्ञान धारा स्कीम जो है अंडर दिया आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना। इसके लिए जो एस्टिमेट बजट रखी गई है वो 10,000 करोड़ के आसपास रखी गई है और ये रखी गई है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल कमीशन 15 फाइनेंशियल कमीशन के अंदर रखी गई है और ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 2026 तक रखी गई है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा न्यूज़ था जो कि इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। ये भी जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है और इसका काम है कि हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग की जाए, तो इसका एम ये मिलने वाला है। जो भी नेशनल था वो न्यूज़ खत्म हो गया, अब चलते हैं बैंकिंग तरफ से। तो बैंकिंग का जो पहला न्यूज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस है। आपको RRB PO नहीं मिलेगा तो क्लर्क में मिलेगा, क्लर्क में नहीं मिलेगा तो IPS क्लर्क में मिलेगा और IPS क्लर्क में नहीं मिलेगा तो IPS PO में मिलेगा। कहीं तो कहीं क्वेश्चन ये आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा आएगा, पूरा का पूरा 100% गारंटी बोल सकता हूँ ये क्वेश्चन कहीं तो कहीं फंसेगा ही। तो ये चलते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं तो ये मिलेगा कि RBI ने इंट्रोड्यूस किया है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और ये जो है पूरे इंडिया में जो है लॉन्च किया जाएगा। ये क्या करेगा कि किसी भी बंदे को अगर क्रेडिट चाहिए होगा तो उस केस में उसको फास्ट वे में मिल पाए, उसके लिए इसको लॉन्च किया गया। अब ये फास्ट वे में कैसे मिलेगा कि उसका जो भी लैंड रिकॉर्ड है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है या जो भी क्रेडिट हिस्ट्री है वो सारा सा डिजिटल फॉर्म में रखा जाएगा, जिसके से जब भी कभी स्मॉल और रूरल बोरोवर बैंक जाए तो उनको जो है जल्दी से जल्दी जो है लोन मिल पाए। तो इसी के लिए इसको लॉन्च किया ULI को। अब ULI जो है जैसे मैंने बताया कि पूरे इंडिया में लॉन्च किया गया, पहले जो है इसको पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया 2023 में और इसका काम यही था कि फैसिलिटेट करना जो क्रेडिट एक्सेस है उसको। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। उसका चलता है नेक्स्ट आ रहा है कि RBI ने इंट्रोड्यूस किया है स्कीम फॉर ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के लिए। तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के लिए ये निकाला गया IFC गिफ्ट सिटी में, स्पेशली ये IFC गिफ्ट सिटी में ही अवेलेबल होगा और जो फॉरेन इन्वेस्टर है उन्हीं के लिए अवेलेबल होगा। जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो एलिजिबल होंगे इसके लिए। और ये फॉरेन इन्वेस्टर की डेफिनेशन या कौन कौन होंगे फॉरेन इन्वेस्टर ये लिखा गया है गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2006 और फेमा एक्ट 1999 में। ठीक है, तो ये 2 जगह पे इनके बारे में बताया गया कौन होंगे फॉरेन इन्वेस्टर और ये जो है पैसे लगा पाएंगे ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड पर। अब सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड गवर्नमेंट को रिलीज करने की जरूरत पड़ती है। हम इसके बारे में समझते हैं, जब भी गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है कोई भी ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए, ग्रीन प्रोजेक्ट जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी या सोलर एनर्जी के लिए अगर पैसा चाहिए तो उस केस में गवर्नमेंट जो है ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करती है, जिसके अंतर्गत जो भी इन्वेस्टर होता है वो बॉन्ड खरीदता है और उसको उसके बदले कुछ ना कुछ पैसे जो है गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं, बहुत हैवी अमाउंट देना पड़ता है और वो अमाउंट जो है सिर्फ ग्रीन एनर्जी में लगता है, जिसके से इसको बोला जाता है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड और ये गवर्नमेंट के थ्रू ही दिया जाता है। तो इसमें बोला गया कि जो भी इन्वेस्टर होंगे वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे प्राइमरी ऑक्शन में, इवन जो सेकेंडरी मार्केट में, दोनों में। ठीक है, तो ये कहाँ पे कर पाएंगे? गिफ्ट सिटी गांधीनगर में कर पाएंगे। अब हम प्राइमरी ऑक्शन की बात करते हैं तो जब RBI पहली बार सेल कर रहा होगा तो उस केस में जो भी फॉरेन इन्वेस्टर है वो ये बॉन्ड को खरीद सकते हैं। उसके बाद सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो जब उस इन्वेस्टर ने खरीद लिया उसके बाद जो सेकंड इन्वेस्टर को जो बेचेगा तो वो बेच भी पाएगा। इसका मतलब क्या, ये सेकेंडरी मार्केट हो गया। ये क्या हो गया, ये जो है आपको सेकेंडरी मार्केट दिख रहा होगी,
पहले इसने खरीदा, उसके बाद जो सेकेंडरी मार्केट मतलब कि एक इन्वेस्टर दूसरी इन्वेस्टर को और दूसरा इन्वेस्टर जो तीसरे इन्वेस्टर को बेच पाएगा। तो ये दोनों का दोनों ही लागू कर दिया कि प्राइमरी ऑप्शन भी कर सकता है और सेकेंडरी मार्केट में अपना जो ट्रांजेक्शन है वो भी कर सकता है। इसमें एक रूल रखा गया है कि जो भी गिफ्ट सिटी में जो यूनिट है, बैंकिंग यूनिट है, तो उनको रिस्ट्रिक्ट किया है कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते प्राइमरी ऑप्शन में। जब आरबीआई जो बेच रहा होगा ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, तो उस केस में बैंक जो है पिक्चर में नहीं आएगी। लेकिन जब भी कभी इंटरफेरेंस होगा, एक जो है इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को जब बेच रहा होगा, उस केस में जो है बैंक जो है पिक्चर में आएगा। जो भी आईएफसी गिफ्ट सिटी में जो ब्रांचेस खुले हुए हैं, वो एसबीआई के हो, पीएनबी के हो या डिफरेंट आईसीआईसी बैंक के हो, तो वो जो है पिक्चर में तब आएंगे जब ये सेकेंडरी मार्केट में अपना जो बॉन्ड है वो सेल करेंगे एक दूसरे को। उसका कुछ पेनल्टी पड़ते हैं आरबीआई की पेनल्टीज। तो ये आ रहा है कि यूको बैंक के ऊपर कुछ 2.68 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है कि इन्होंने जो डिपॉजिट है, करंट अकाउंट है, इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट, ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट और जो फ्रॉड क्लैरिफिकेशन जो है नहीं किया था, जिसकी वजह से आरबीआई ने इनके ऊपर फाइन लगाया है। आरबीआई फाइन तो लगा देता है, लेकिन पढ़ने के लिए मुश्किल हम बैंक एस्पिरेंट को हो जाती है। ठीक है, तो मुझे ही पता है कितना मुश्किल होता है ये सब पढ़ना, एग्जैक्ट इसकी वैल्यू याद रखना और किस वजह से हुआ ये सब पढ़ना। लेकिन हमारे पास तो ऑप्शन नहीं, हमें पढ़ना ज़रूरी है, एग्जाफी है। ठीक है, तो मेरे टाइम पे भी मुश्किल होती थी और आपको भी ज़रूर मुश्किल होती होगी सब पढ़ने में। तभी मैंने आपके लिए कंटेंट जो है आपको टेबल फॉर्म में दे दिए, आरबीआई की पेनल्टी सब कुछ एक साथ, जिसके से आपको कन्फ्यूजन ना हो, कम से कम कन्फ्यूजन तो दूर हो जाए। उसका नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट जो है लगाई है सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर, और ये लगाई है 2.1 लाख का पेनल्टी। और ये लगाई है कि इन्होंने जो भी नॉन ईयर कंप्लायंस डायरेक्शन है उसको अच्छे से फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से इनके ऊपर ये पेनल्टी लगी है। नेक्स्ट चलता है लाइसेंस। तो ये आ रहा है एक फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के ऊपर, जिसका जो है लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल कर दिया कि इनका जो है एनपीए बहुत ज़्यादा हो गया था और इनका जो है डिफ़ॉल्ट भी जो है वापस से लेंडर पे नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से इनका लाइसेंस जो है पूरा कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद बात करते हैं पेटीएम के बारे में। तो पेटीएम को जो है डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलाउ कर दिया गया है बाय आरबीआई नहीं, बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। तो इन्होंने अलाउ कर दिया कि ये डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे जो भी पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड है इनको। तो हम ये वर्ड का मतलब समझते हैं क्या होता है डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट। अब मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने पेटीएम को पैसा दिया, किसी इन्वेस्टर ने क्या किया, पेटीएम को पैसा दिया, उसके बाद पेटीएम वो पैसा जो है लेके क्या कर सकता है, वो पैसा जो है दे सकता है पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड को। इस केस को बोला जाता है डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट। अब इस केस में मान लीजिए कि अगर पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड जो कि सब्सिडरी है पेटीएम की, इन्होंने अगर पेटीएम को पैसा दिया इन्वेस्टर से पैसा लेके, तो उस केस में बोला जाता है अपस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो समझ आ गया भाई डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम में क्या होता है। तो ये क्यों किया गया है कि जो भी पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड है, ये जो है पेमेंट एग्रीगेटर की जो लाइसेंस है वो ले पाए आरबीआई से, तो उसी ने जो इसको लॉन्च किया है। आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत तो ध्यान होगा ही कि इनके बारे में आ भी रहा था कि इनका जो है लाइसेंस कैंसिल होगा, बिकॉज ये लोग ने बहुत फ्रॉड कर रहे थे और इनका बहुत टाइम जो है पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस भी कैंसिल हुआ है, बिकॉज जो भी ये एफडीआई लेते थे उनके बारे में जो है आरबीआई को प्रॉपर डिटेल नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से इनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन भी लगी थी मार्च के महीने में। इसी साल मार्च के महीने में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन भी लगी थी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है हाईलाइट ऑफ 5th ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024, और ये जो है अभी हो रहा था जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में, और इसको जो है ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था बाय पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, एनपीसीआई और फिनटेक कन्वेंशन काउंसिल के थ्रू। तो इसकी थीम देखा था, एग्जाम्पल पॉइंट है ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ फाइनेंस, इसकी थीम रहने वाली है। इसके अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट आए थे डिफरेंट कंट्रीज से, कुछ 150 इंटरनेशनल एक्सपर्ट आए थे, कुछ 40 कंट्रीज से डिफरेंट, और ये सारे मिले थे मुंबई महाराष्ट्र में, और इन्होंने डिफरेंट जो फिनटेक है इनके ऊपर बात की थी। अब फिनटेक रिलेटेड प्रॉब्लम के ऊपर बात की थी। अब लॉन्चेस की बात करें तो इस तरह जो है बहुत सारे लॉन्चेस भी किए गए हैं, और ये आपको बहुत ज़्यादा रिपीटेड लॉन्चेस भी मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे पहले देखते हैं, तो इसमें आ रहा है कि एनपीसीआई ने एक यूपीआई इंटर पोर्टेबल कैश डिपॉजिट लॉन्च किया। तो ये क्या होने वाला है, एक तरह का ये कैश डिपॉजिट है जिसमें आप यूपीआई के थ्रू विदाउट यूजिंग योर डेबिट कार्ड आप यूपीआई के थ्रू जो है पैसे निकाल सकते हो। तो उसी के लिए लॉन्च किया गया, और इसकी जो है अनाउंसमेंट की गई बाय आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर है टी रविशंकर जी के द्वारा। उसके बाद बात करें तो एसबीआई ने जो है लॉन्च किया यूनो 2.0, और ये 5 साल का एक डिजिटल प्लान है, और इसको जो है लॉन्च किया गया जो अभी के जो एसबीआई के चेयरपर्सन बनाएंगे रिसेंटली, वो के.एस. छेत्री जी, इन्होंने जो है इसके बारे में बताया। इसके बाद बात करते हैं येस बैंक ने लॉन्च किया है येस बैंक पॉप क्लब डेबिट कार्ड, और ये डेबिट कार्ड जो है एक तरह का पॉप कॉइन देने का काम करेगा, और पॉप कॉइन लेके जो भी कस्टमर है वो इसका पॉप कॉइन एज अ रिवॉर्ड लेके वो जो है डिफरेंट शॉपिंग कर सकता है, या डिफरेंट जगह वो पॉपकॉर्न यूज़ कर सकता है।
नेक्स्ट चलते फेडरल बैंक ने जो है स्माइल पे लॉन्च किया। स्माइल पे एक तरह का फेशियल रिकग्निशन पेमेंट सिस्टम होने वाला है। इसके अंतर्गत जो भी पेमेंट है, आपने देखा होगा कि मोबाइल से पेमेंट हो जाता है विदाउट यूजिंग योर ATM, नियर फील्ड कम्युनिकेशन के थ्रू आपने ATM को जो है जो भी मशीन है उस पर लगाया, आपका पेमेंट हो गया। वैसे ही कुछ आपका सिर्फ फेस देखते हुए ही आपका जो है पेमेंट हो जाए, उसके लिए जो है स्माइल पे निकाला है फेडरल बैंक ने। और इसके लिए अभी 2 ऑर्गेनाइजेशन जो है ये MOU किया गया है, वो कि रिलायंस रिटेल लिमिटेड के साथ, जिसमें आप रिलायंस अगर रिटेल में जाते हो तो आपका फेस देख के जो है पेमेंट हो जाए, उसी के लिए जो है फेडरल बैंक ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट इसी पे जो लॉन्चेस हैं इधर ही और एक्सटेंड लॉन्चेस भी है, जिसमें मास्टर कार्ड ने जो है लॉन्च किया है पेमेंट पास की सर्विस। और ये जो है पायलट बेसिस पर भी इंडिया और ग्लोबली जो है बाद में जो है लॉन्च होगा। अभी इंडिया में लॉन्च होगा, बाद में इसको ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा। उसका टैब और पे के बारे में पता होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो इन्होंने मास्टर कार्ड ने जो है पार्टनर किया बोर्ड के साथ कि ये जो है टैब और पे की फैसिलिटी दे पाए। उसके बाद HDFC की जो सब्सिडी है HDFC फाइनेंशियल सर्विस, जो कि एक तरह की NBFC है, इन्होंने जो है लॉन्च किया eKYC सेतु सिस्टम जो NPCI का है। उसके बाद PTM ने पार्टनर किया वीज़ा के साथ और इन्होंने लॉन्च किया है NFC मतलब कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन कार्ड साउंड बॉक्स। तो ये इंडिया का पहला साउंड बॉक्स है जिसमें 2-in-1 डिवाइस है, मतलब इसमें आप जो है डेबिट कार्ड से टैप भी कर सकते हो और QR कोड से स्कैन करके पेमेंट भी कर सकते हो UPI के थ्रू। ठीक है। इसका बाद एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेजोन पे पहला इंडिया का डेबिट क्रेडिट कार्ड बना है जो कि ऑनबोर्ड किया है 5 मिलियन कस्टमर्स को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। उसके बाद इधर ही कुछ अवार्ड्स भी दिए गए थे, वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो है फिनटेक सॉल्यूशन, ये दिया गया बेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये दिया है जो पैन कार्ड रिलीज करता है प्रोटीन E-गवर्नेंस टेक को। उसके बाद बेस्ट पेमेंट सॉल्यूशन जो है इंडस बैंक लिमिटेड को दिया गया है। उसका स्पेशल फिनटेक अचीवमेंट की बात करें तो इसमें जो है फिनटेक पर्सन ऑफ द ईयर इंडिया का जो मेल पर्सन है वो दिया है समीर निगन को, जो कि फाउंडर और CEO है फ़ोनपे के। उसके बाद वुमेन की बात करें तो ये ED है फेडरल बैंक के, तो ये दिया गया है। उसके बाद बैंकिंग टेक अवार्ड जो है दिया गया है ग्रीन बैंकिंग इनिशिएटिव ऑफ इंडिया, जो कि PNB को दिया गया है। और बेस्ट क्रॉस बॉर्डर सोल्यूशन जो है टेरापे को दिया गया है। उसके बाद बेस्ट डिजिटल बैंकिंग सिक्योरिटी प्रैक्टिस जो है वो दिया गया FI मनी। उसके चलते हैं इंडिया फर्स्ट लाइफ के ऊपर। तो इंडिया फर्स्ट लाइफ ने जो है लॉन्च किया है, या इंडिया फर्स्ट बैंक जो है पहला इंडियन लाइफ इंश्योरेंस बन चुका है जो कि ऑपरेट करेगा गिफ्ट सिटी गांधीनगर में। और ये क्या करेगा, जो लाइफ इंश्योरेंस है वो जो है फॉरेन करेंसी में भी ले पाए, तो उसी के लिए जो है ये लॉन्च किया गया है। तो ये पहला ऐसा बन चुका है। और ये कैसे लॉन्च कर पाएगा, भाई यूनिफाइड लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट के तौर पे लॉन्च कर पाएगा, जिसको बोला जा रहा है इंडिया फर्स्ट लाइफ वेल्थ वाइस प्लान। तो ये स्पेशली जो है ग्लोबली इंडियन जो है उन्हीं के लिए ये बनाया गया कि वो लाइफ इंश्योरेंस ले पाए $, में, यूरो में, या तो रूबल्स में, जिसमें भी लेना चाहे फॉरेन डोमिनेट वो लाइफ इंश्योरेंस ले पाए, उसी के लिए इसको लॉन्च किया गया। उसके बाद कुछ और लॉन्चेस पड़ते हैं, तो जिसमें आएगा कि BOB कार्ड लिमिटेड ने लॉन्च किया है इटरना जो है हाई एंड कस्टमर क्रेडिट कार्ड होने वाला है, और ये इसी लग्जरी क्रेडिट कार्ड है। तो ये जो है रुपये प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया गया है और ये NPCI के साथ पार्टनर करके लॉन्च किया गया है। उसके बाद बात करते हैं तो ये SESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि केरला बेस्ड है, इन्होंने लॉन्च किया इनोरो जैसे नाम से पता लग रहा है बहुत अजीब से नाम है। तो ये अजीब है क्योंकि ये जापानीज़ वर्ड से उठाया गया, और जापानीज़ वर्ड में इसका मतलब होता है विश। तो ये एक तरह का रुपये प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है जो कि लॉन्च किया है स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पार्टनर विद NPCI, और ये भी बेस्ड होगा रुपये की। इसके अंदर का एक पॉइंट है कि ये कवरेज जो है 2 लाख रुपये का देने का काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये थोड़ा सा स्लाइड मेरा ख़राब हो गया इधर, ठीक है। HDFC ने लॉन्च किया गीगा जो है एक तरह का फाइनेंशियल शूट, या तो मैं बोलूँ फाइनेंशियल सॉल्यूशन देने का काम करेगा जो भी ग्रीक वर्कर्स है और फ्रीलांसर है हमारे इंडिया में उनको, तो उन्हीं के लिए जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। उसका DG पासबुक जो है लॉन्च किया गया है, और ये जो भी आपका इक्विटी है या तो ETF है उसको एक ही जगह HDFC का जो स्मार्ट वेल्थ ऐप है यहाँ पे स्टोर रहे, इसलिए जो है लॉन्च किया गया है। उसका टाटा AI की बात करें तो टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस ने, जैसे कि इंडिया फर्स्ट ने जो है US गवर्नमेंट लाइफ इंश्योरेंस निकाला गया था, तो वैसे ही जो है टाटा ने भी निकाला गया। लेकिन जो इंडिया फर्स्ट ने निकाला था वो गिफ्ट सिटी गांधीनगर में IFC में निकाला था, तो वो पहला था। और इन्होंने भी जो है NRI जो भी है उनके लिए ये निकाला है, और ये भी सेम है जैसे उन्होंने जो है US डोमिनेट उन्होंने जो है फॉरेन डोमिनेट निकाला था, कोई भी डोमिनेट में जो है इंश्योरेंस ले सकते हैं, लेकिन जो टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस है इन्होंने सिर्फ US डोमिनेट में ही निकाला है, और ये भी जो है अवेलेबल कर सकता है कोई पर्सन गिफ्ट सिटी गांधीनगर के थ्रू। बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने पार्टनर किया है पॉलिसी बाजार के साथ, और ये दोनों मिलके जो है लॉन्च कर रहे हैं इनकम सुरक्षा प्लान, और ये एक तरह का टर्म इंश्योरेंस प्लान होने वाला है।
ये टर्म इंश्योरेंस प्लान जो है, जो भी पर्सन है उसको कवर करेगा, उसके साथ जो भी नॉमिनी है उसको भी कवर करने का काम करेगा। उसके बाद बात करते हैं ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया ICICI प्रू साइन सिग्नेचर पेंशन, और एक तरह का मार्केट लिंक पेंशन प्रोडक्ट होने वाला है, मतलब कि मार्केट के साथ लिंक होगा पेंशन प्रोडक्ट। और इसके अंतर्गत जो है ये कस्टमर को क्रिएट करेगा एक कॉस्ट और रिटायरमेंट इफेक्टिव रिटायरमेंट प्लान। तो ये रिटायरमेंट के लिए जो है ये प्लान लॉन्च किया गया है। इसके अंदर आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, वो मिलेगा ICICI प्रू पेंशन इंडिया ग्रोथ फंड और एक ICICI प्रू पेंशन बैलेंस फंड। ठीक है, तो ये जितने पैसा लगाया जाएगा वो 100% इक्विटी में लगाया जाएगा, जिसके से इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, ये मार्केट ड्रिवन पेंशन है, तो ये आपको याद रखना है। उसके चलते हैं नेक्स्ट लॉन्चेस। तो ये आ रहा है कि चंडीगढ़ बेस्ड स्टार हेल्थ एंड एलाइंड इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है स्पेशल केयर गोल्ड। स्पेशल केयर गोल्ड ये जो है जो देख नहीं सकते, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो अंधे होते हैं, उनके लिए जो है ये लॉन्च किया गया है। तो ये पहला ऐसा कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया गया है, और इन्होंने जो है पार्टनर किया था मुंबई बेस्ड नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड के साथ। ठीक है, तो ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है इनको भी कवर करता है, इवन जो HIV एड्स से जो जूझ रहे हैं उनको भी कवर करता है। ये पॉलिसी अगर किसी भी पर्सन को लेना है तो उसकी एज 18 से 65 एज तक होनी चाहिए, और अगर डिपेंडेंट भी हो तो वो भी ले सकता है, वो न्यू बॉर्न बेबी और 17 साल तक ले सकता है। और ये कवरेज देने का काम करेगा कुछ 4 से 5 लाख तक, और इसकी कवरेज की ड्यूरेशन की बात करें तो ये 1 साल तक इसकी कवरेज की ड्यूरेशन होने वाली है। अब हमने सारे लॉन्चेस तो पढ़ लिए, अब पढ़ते कोलैबोरेशन जो बैंक की तरफ से आ रहा है। तो ये आ रहा है कि येस बैंक ने कोलैबोरेशन किया न्यू टेक फाइनेंस के साथ, जो कि एक तरह का NBFC है, और ये दोनों मिलके जो है क्रेड का हेल्प लेंगे। और क्रेड क्या काम करेगा कि क्रेड जो है ये दोनों को जो है लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर का काम करेगा, मतलब लोन देने का काम ये दोनों को रहेगा, लेकिन ये क्रेड का प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे और क्रेड का प्लेटफॉर्म यूज़ करके ये लोन देंगे। ठीक है, तो क्रेड की बात करें तो क्रेड जो है एक तरह का बेंगलुरु बेस्ड जो पेरेंट कंपनी है ड्रीम प्लग प्राइवेट लिमिटेड, तो उसी का पार्ट है, तो ये भी आपको पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद मान देखते हैं HDFC ने लॉन्च किया है जीटा। उसके बाद देखते हैं HDFC ने लॉन्च किया जीटा। तो जीटा जो है नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग टेक कंपनी है, और ये पावर्ड है क्रेडिट लाइन ऑन UPI, मतलब कि अगर आप UPI का ऐप का यूज़ कर रहे हो तो उसके थ्रू भी आप लोन ले सकते हो। वो लोन कहाँ से ले पाओगे आप? जीटा जो HDFC का बैंक है वहाँ से ले पाओगे, और जीटा जो है इसका जो भी टेक का जो HDFC का जो टेक है उसको संभालने का काम करेगा। अब ये बात करते हैं क्रेडिट लाइन ऑन UPI जो है ये NPCI ने 2023 में लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बता दिया कि जो भी UPI पर्सन है वो प्री अप्रूव लोन ले पाएंगे, जिसके से लोन भी उनको बहुत जल्दी मिल जाएगा। उसके बाद पेयू की बात करें तो पेयू इंडिया पेमेंट गेटवे है, जिन्होंने पार्टनर किया है अमेजॉन पे लेटर के साथ, और ये दोनों मिलकर जो है डिजिटल क्रेडिट देने का काम करेंगे जो भी इंडिया के शॉपकीपर्स हैं इनको। तो ये शॉपकीपर्स के लिए स्पेशली बनाया गया है। तो ये हो गया हमारा वीकली करंट अफेयर जो नेशनल और बैंकिंग था वो। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी रिलीज होगा अगर वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो। सो अगर आपको ऐसी वीडियो देखते रहें तो सब्सक्राइब मत जाए, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। सो वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, और ऐसे सब कंटेंट देखते रहना सब्सक्राइब चैनल। अभी मिलते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।